हेलो, शुरुआत करते हैं आज की एक नई कहानी को। हम बात कर रहे थे इवोल्यूशन के बारे में। अच्छा ये बताइए, अगर मैं बात करता हूं इवोल्यूशन को लेकर के, तो बेटा व्हाट इज इवोल्यूशनरी बायोलॉजी क्या है बताइए। स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ लाइफ फॉर्म ऑन द अर्थ। क्या है इवोल्यूशनरी बायोलॉजी? द स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ लाइफ फॉर्म ऑन द अर्थ। बात समझ आ गई? अच्छा ये बताइए, अगर मैं बात करता हूं इवोल्यूशन की, तो इवोल्यूशन प्लांट में हुआ है कि एनिमल में कि दोनों में? दोनों में। क्या हुआ है? दोनों में। अच्छा प्लांट को एक और नाम देते हैं, क्या? फ्लोरा। क्या? फ्लोरा। और एनिमल को क्या बोलेंगे? फौना। क्या बोलेंगे? फौना। बेटा रिवाइज करते रहो, जितना रिवाइज करोगे उतना ही काम आएगा, ठीक है। अच्छा ये बताइए, अगर मैं बात करता हूं स्टेलर डिस्टेंस का नाम सुना है? स्टेलर डिस्टेंस का नाम सुना है? अच्छा स्टेलर डिस्टेंस जो होती है, ठीक है, स्टेलर डिस्टेंस जो होती है, ठीक है, इसको हम क्या मेजर करते हैं? लाइट ईयर। स्टेलर डिस्टेंस। अच्छा लाइट ईयर किसकी यूनिट है? डिस्टेंस की। लाइट ईयर किसकी यूनिट है? डिस्टेंस। अच्छा जब हम अब तारों को देख रहे हैं, तो जो तारे की जो लाइट है वो कितने किलोमीटर की दूरी तय करके कितने समय में पहुंच रही है हमारे पास? लगभग में कितना? बिलियंस ऑफ ईयर, है ना, और ट्रिलियंस ऑफ किलोमीटर के डिस्टेंस को ट्रेवल करेगी। कितना? बिलियंस ऑफ ईयर और ट्रिलियंस ऑफ किलोमीटर। फिर से बोलो, बिलियंस ऑफ ईयर और ट्रिलियंस ऑफ किलोमीटर के डिस्टेंस को ट्रेवल करके हमारे आंखों में पहुंच रही है। तो अब इस समय हम क्या देख रहे हैं? पास्ट। क्या देख रहे हैं? पास्ट। अच्छा जब हम अपने आसपास सराउंडिंग को देखेंगे तो क्या देख रहे हैं? प्रेजेंट। क्या देखेंगे? प्रेजेंट। क्या देखेंगे? प्रेजेंट। अच्छा ये बताइए, अगर मैं आपसे बात करता हूं कि यूनिवर्स जो है बेटा, ये बड़ा है कि बहुत बड़ा है? बहुत बड़ा है। क्या है? बहुत बड़ा। उसके सामने जो अर्थ है वो क्या है? बिल्कुल एक धूल के कण के बराबर है। क्या है? एक धूल के कण के बराबर है, ठीक है। क्या है? एक धूल के कण के बराबर, ठीक है। अच्छी बताइए, अगर मैं आपसे बात करता हूं कि जो यूनिवर्स है, ठीक है, यूनिवर्स जो है वो कितने साल पुरानी है? ऑलमोस्ट 20 बिलियन। कितना? 20 बिलियन ईयर है वो। कितना? 20 बिलियन। अच्छा जिससे यूनिवर्स बना है उससे कौन सी थ्योरी बताती है? कौन सी थ्योरी? बिग बैंग थ्योरी। कौन सी थ्योरी? बिग बैंग थ्योरी। अच्छा ये बताइए, जो यूनिवर्स है जब एक्सप्लोजन हुआ था, तो ये क्या उस एक्सप्लोजन को आप नाप सकते थे क्या फिजिकल टर्म में? नहीं। बहुत भयंकर एक्सप्लोजन था। क्या था? बहुत भयंकर, जिसको आप नाप नहीं सकते। अच्छा ये बताइए, अगर मैं बेटा आपसे बात करता हूं कि जो उस समय है ना, अर्ली एटमॉस्फेयर जो है, मतलब अर्ली जो लाइफ थी, अर्ली जो अर्थ थी, उस अर्ली अर्थ में क्या एटमॉस्फेयर था? क्या नहीं? क्या एटमॉस्फेयर नहीं था उस समय, है ना। स्टार्टिंग में तो एटमॉस्फेयर नहीं था। तो कौन कौन से गैसेस निकल रहे थे आपके? CO2 निकल रही थी। कौन सी? CO2 और अमोनिया और मेथेन और वाटर वेपर। कौन कौन से? CO2, अमोनिया, मेथेन, वाटर वेपर। फिर से बताओ, CO2, अमोनिया, मेथेन, वाटर वेपर। CO2, अमोनिया, मेथेन एंड वाटर वेपर। क्या था ये? वेपर, है ना। अच्छा अब क्या होता है कि जो सनलाइट आती है, तो इस जो सनलाइट की जो अल्ट्रावायलेट रेज है वो क्या करती है? इस H2O को किसमें तोड़ती है? H2 में प्लस O2 में। तो H2 हल्का होने की वजह से क्या होती है? स्केप हो जाती है। और जो ऑक्सीजन है, ठीक है, अब ये ऑक्सीजन क्या जाती है? ये ऑक्सीजन बनी रहती है। और यही ऑक्सीजन क्या होता है बेटा? ये जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन किसके साथ रिएक्ट कर देती है? आपके अमोनिया और मेथेन के साथ। अमोनिया और मेथेन के साथ। और अमोनिया और मेथेन के साथ क्या रिएक्ट करके क्या बनाती है? CO2 और वाटर। CO2 एंड वाटर। और कुछ अदर भी केमिकल बनाती है। याद आ रहा है? ठीक है, कुछ और भी केमिकल्स ये बनाते हैं। अब बात करते हैं कि जब धीरे धीरे जो अब धीरे धीरे अर्थ बनती है, अर्थ कब बनी थी? 4.5 बिलियन। क्या? 4.5। जो हमारी अर्थ है वो क्या है बेटा? 4.5 बिलियन। फिर से बोलो, 4.5 बिलियन, है ना, ईयर अगो। अच्छा ये बताइए, जब हमारी अर्थ बनी, ठीक है, तो धीरे धीरे उस समय अर्थ की टेम्परेचर क्या थी? बहुत भयंकर थी, बहुत ज्यादा गर्म था। क्या था? बहुत ज्यादा गर्म था, ठीक है। अच्छा ये जो चीजें निकल रही है, CO2 निकल रहा है, अमोनिया निकल रहा है, मेथेन निकल रही है, वाटर वेपर निकल रही है, ये सारे किससे निकल रहे हैं? मॉल्टन मास से। किससे? मॉल्टन मास से, है ना। इन सारी चीजों से ये जो है गैसेस निकल रही है। अब धीरे धीरे जब टेम्परेचर कम होता है, तो ये जो वाटर वेपर है ये ठंडे होते हैं, और ठंडे होकर के कैसे? बारिश के फॉर्म में कहां गिरते हैं? धरती पे। और यहीं पे जो बहुत गड्ढे थे वहीं पे क्या बनाते हैं? विशाल महासागर, ओशियंस वगैरह ये सब जो है कि आपके बन जाते हैं, ठीक है। अब धीरे धीरे अर्थ की जो कंडीशन होती है वो कैसी होती है? सर्वाइवल के लायक होती है। कैसी? सर्वाइवल के। तो अब धीरे धीरे अर्थ पे क्या होना शुरू होता है? लाइफ। क्या? लाइफ। अच्छा लाइफ कब आई है? 4 बिलियन। क्या? 4 बिलियन। फिर से बोलो, 4 बिलियन। फिर से बोलो,
4 बिलियन, फिर से बोलो, 4 बिलियन, जोर से बोलो, 4 बिलियन, जय माता दी। ठीक है, तो कितना है 4 बिलियन। कितना लाइफ कब आई है? 4 बिलियन। लाइफ कब आई है? 4 बिलियन। अब जब लाइफ की बात आ गई कि लाइफ आ गई, लाइफ जिंदगी आ गई। अब देखो, तो अब बात करते हैं लाइफ की आने की। ठीक है, तो जब लाइफ आती है तो लाइफ एनसीईआरटी लिखती है कि अर्थ के बनने के 500 मिलियन ईयर आफ्टर हमारी लाइफ आती है। ठीक है, अब जब लाइफ आती है तो वहां पे अलग अलग साइंटिस्ट है ना, जो एस्ट्रोनॉट है, जो ग्रीक के साइंटिस्ट है ना, वो अलग अलग अपनी थ्योरी देते हैं। ठीक है, ठीक है, वो अलग अलग थ्योरी देते हैं। कोई कहता है कि जो स्पोर्स है, ठीक है, जो हमारे जो एस्ट्रोनॉट है, ठीक है, वो क्या करते हैं कि जो स्पोर्स है वो डिफरेंट डिफरेंट प्लेनेट पे गई हुई है और इंक्लूडिंग अर्थ, और यही स्पोर्स क्या है? ऑर्गेनिज्म बना दी है। ठीक है, तो ये थ्योरी दी गई थी, है ना, फेमस जो एस्ट्रोनॉट थे और कुछ जो आपके ग्रीक के साइंटिस्ट थे उनके द्वारा। ठीक है, बट ये थ्योरी बाद में डिस्कार्ड कर दी गई। उसके बाद एक थ्योरी आती है, कौन सी? स्पॉन्टेनियस जनरेशन। क्या? स्पॉन्टेनियस जनरेशन। ये इसका क्या है कि जो सड़े गले जो भी वेस्ट मटेरियल है, ठीक है, उससे क्या होते हैं? ऑर्गेनिज्म आ जा रहे हैं, है ना, उससे लाइफ फॉर्म हो जा रही। ठीक है, जबकि ये भी क्या हो गई? डिस्कार्ड कर दी गई। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? एबायोजेनेसिस भी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? एबायोजेनेसिस। और जो स्पोर वाली थियरी है इसको क्या बोलते हैं? कॉस्मोजोइक। क्या? कॉस्मोजोइक थियरी। ठीक है, अब एबायोजेनेसिस आती है। एबायोजेनेसिस को किसने डिस्कार्ड कर दिया था? लुईस पास्चर ने। किसने? लुईस पास्चर। एक बार और बोलो, लुईस पास्चर, याद रहेगा ना? अच्छा, उन्होंने कैसे डिस्कार्ड किया था? स्वान नेक एक्सपेरिमेंट। कैसे? स्वान नेक एक्सपेरिमेंट। क्या लिया था उन्होंने? ईस्ट। क्या लिया था? ईस्ट। ईस्ट लिया था, तो उन्होंने देखा कि जो है ये मतलब उससे ऑर्गेनिज्म नहीं बने। ठीक है, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। अब उसके बाद हम डिस्कस करें आपसे, हमने कहा कि अच्छा, उसके बाद रेड्डी साहब भी थे, उन्होंने भी इसको डिस्कार्ड किया। उसके बाद लेकिन लुईस पास्चर ये तो बता दिए कि लाइफ जो है वो डेड मटेरियल से नहीं आ रही है, लाइफ जो है वो तभी आएगी जब कोई प्री एग्जिस्टिंग लाइफ रहेगा। लेकिन आज भी ये चीज क्लियर नहीं हुई है कि जो लाइफ है वो किससे आई है। अगर पहली जो लाइफ है वो कहां से आई है? पुरानी लाइफ तो क्लियर हो गई कि नए वाली, मतलब उस पुराने वाली लाइफ से आई हुई जो नई लाइफ है, बट जो सबसे पहली लाइफ है वो किससे आई है? लुईस पास्चर ये भी अभी तक नहीं बता पाए। उसके बाद हमारे दो हीरो आते हैं। कौन? ओपेरिन और हेल्डन। कौन? ओपेरिन और हेल्डन। अच्छा, ओपेरिन कहां गए थे? रसिया। हेल्डन कहां गए थे? याद रहेगा? अब ये बताते हैं कि सुनो, कहानी कुछ अलग है। ये बताते हैं केमिकल इवोल्यूशन के बारे में। क्या? केमिकल, यानी जो लाइफ arises from the non-living organic material. Life arises from the non-living organic material, जैसे आरएनए, जैसे एमिनो एसिड, है ना, जैसे डीएनए, जैसे प्रोटीन, इन सब से लाइफ बनी है। राइट, तो ये बताते हैं कौन? ओपेरिन एंड हेल्डन। अब ये थ्योरी ज्यादा मानी गई एज कंपेयर टू पुराने वाले थ्योरी के हिसाब से। राइट, अब उसके बाद फिर इसी का साइन, इसी की एक्सपेरिमेंटल प्रूफ, इन्होंने तो हाइपोथेसिस दिया कि जो लाइफ है वो प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से आ रही है और केमिकल इवोल्यूशन दिया, लेकिन इसकी जो एक्सप्लेनेशन थी, इसकी जो एक्सपेरिमेंटल एक्सप्लेनेशन थी, वो किसने दिया था? एसएल मिलर। एसएल मिलर। ए चाचा, हाँ, किसने दिया था? एसएल मिलर। किसने दिया था? कौन से ईयर में दिया था? 1953। 1953। अच्छा, 1953 में और क्या हुआ था? वेरी गुड, डबल हेलिक्स मॉडल। क्या? डबल हेलिक्स मॉडल। किसने दिया था? वाटसन एंड क्रिक। किसने? वाटसन एंड क्रिक। और किस बेसिस पे? एक्स-रे डिफ्रैक्शन डेटा। किस बेसिस पे? एक्स-रे डिफ्रैक्शन। और ये किसने दिया था? मॉरिस वेल्केन और रोजालिंड फ्रैंकलिन। अच्छा, जैसे ही ये क्वेश्चन पूछा जाता है 1953, तुरंत दिमाग में आप लोग के बन जाता है, अरे सर अब दोबारा ये वाला पक्का जरूर क्वेश्चन पूछेगा ना। तो यही चीज है, धीरे धीरे यही चीज रिवाइज होगी। चलो, तो एसएल मिलर साहब ने। ठीक है, अच्छा, यहां पे उन्होंने क्या लिया? मैंने आपको ट्रिक बताई थी। क्या? 2, 3, 4 आपको पता है ना? क्या क्या लिया था उन्होंने? वाटर वेपर लिए थी। ठीक है ना, और क्या लिया था? H2 और NH3, सॉरी NH3 और CH4 और वाटर वेपर। ठीक है, ये सारी चीज इन्होंने लिया था। क्या क्या लिया था? H2 CH3, मतलब NH3 CH4 और वाटर वेपर, यानी H2 लिया था, अमोनिया लिया था, मेथेन और वाटर वेपर। ठीक है, अब इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था, इस एक्सपेरिमेंट का नाम क्या था? बताओ, बताइए। स्पार्क-जिस्टार ट्यूब एक्सपेरिमेंट। क्या था? स्पार्क-जिस्टार ट्यूब एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया था? क्या, कितना टेम्परेचर था? 800 डिग्री।
धरती का टेम्परेचर कितना था उस समय 800, मतलब इन्होंने वैसा ऑपरेटर्स तैयार किया जो उस समय धरती की कंडीशन रही होगी, राइट। तो 800 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। उसके बाद उन्होंने क्या किया, इलेक्ट्रोड, है ना, इलेक्ट्रोड लगाया। कितना वोल्टेज था, 75,000, ठीक है। और उन्होंने उससे बिजली कड़की, ठीक है। उन्होंने बिजली जो कड़की वो इलेक्ट्रोड लगा दिया, ठीक है। टेम्परेचर को 800 डिग्री सेल्सियस कर दिया। इसके अलावा और क्या था, इन्होंने जो वाटर जो बनी वहां पे, तो उन्होंने ये बताया कि जो वाटर बन रही है, जब वो चेक किए तो उनमें आपको प्रोटीन मिली, मतलब एमिनो एसिड मिली। और कौन सी एमिनो एसिड मिली थी, याद करो, आग। कौन सी आग, कौन सी आग मिली थी, ठीक है। यानी कौन कौन सी थी, एलेनिन, एस्पार्टिक एसिड और ग्लाइसिन। एलेनिन, एस्पार्टिक एसिड और ग्लाइसिन, ये 3 चीजें मिली। अब यही सिमिलर एक्सपेरिमेंट अलग अलग साइंटिस्ट ने किया था, तो उनको अलग अलग कंपाउंड मिले थे। किसी को पिगमेंट मिले, किसी को और एमिनो एसिड मिले, किसी को शुगर मिला, ठीक है। तो ये सारी चीजें, किसी को लिपिड फैट वगैरह मिली, तो ये सारी चीजें अलग अलग एक्सपेरिमेंट में पता चली। तो इससे ये धीरे धीरे पता चलता है कि जो हमारी जो लाइफ है वो कहीं ना कहीं नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मटेरियल से बनी है। अब बात करते हैं, लाइफ आ गई, तो लाइफ कब आई थी बेटा, 4 बिलियन पे। और उसके बाद कौन आई हमारी फर्स्ट, व्हाट, नॉन सेलुलर। क्या, नॉन सेलुलर। तो कब आई थी नॉन सेलुलर, 3 बिलियन। क्या, 3 बिलियन। नॉन सेलुलर कब आई थी, 3 बिलियन। उसके बाद कौन आया, सेलुलर, कब, 2 बिलियन। तो 2 बिलियन पे कौन आया था, सेलुलर। तो ये सबसे बताइए, पहले बताइए कि जब हम बात करते हैं सबसे पहले यूनिवर्स, तो यूनिवर्स कब आई थी, 20 बिलियन। कितना, 20 बिलियन। कितना, 20 बिलियन। अर्थ 4.5 बिलियन। सब लोग बोलो बहुत मारेंगे। अर्थ 4.5 बिलियन। ये बताओ सबसे पहले यूनिवर्स, यूनिवर्स कब बनी थी, ऑलमोस्ट 20 बिलियन। कितना, 20 बिलियन, ऑलमोस्ट 20 बिलियन, ठीक है। अच्छा, कौन सी थ्योरी एक्सप्लेन करती है, बिग बैंग थ्योरी। अच्छा, अर्थ कब बनी थी, 4.5 बिलियन। अर्थ, 4.5। अर्थ, 4.5। ए चाचा बोल दो नहीं भैया, लाइफ चली जाएगी तुम्हारी, समझे। तो बताओ आंसर। 4.5 बिलियन। हाँ, लाइफ कब आई थी, 4 बिलियन। लाइफ, 4 बिलियन। लाइफ, 4 बिलियन। लाइफ 4 बिलियन। फर्स्ट यूनिसेलुलर, 3। नहीं बहुत मारेंगे, गलत है। फर्स्ट है नॉन सेलुलर। Yes, क्या है, फर्स्ट नॉन। हाँ, क्योंकि पिछली बार यही गलती हुई थी ना, ये हम करेक्ट कर रहे हैं। तो फर्स्ट नॉन सेलुलर, फर्स्ट नॉन सेलुलर कब आई थी, 3 बिलियन। फर्स्ट सेलुलर, 2 बिलियन। फर्स्ट सेलुलर, 2 बिलियन। फर्स्ट नॉन सेलुलर, 3 बिलियन। अर्थ, 4.5। अर्थ, 4.5। लाइफ, 4। लाइफ, 4। यूनिवर्स, 20। अर्थ। चलो कोई नहीं, कोई ठीक है, ठीक है। ऑलमोस्ट अब हटा दीजिए, आपको पता है ना ऑलमोस्ट है, ठीक है। अर्थ, अर्थ, 4.5। लाइफ, 4। लाइफ, चलो याद है ना, नॉन सेलुलर 3। और सेलुलर, 2। अर्थ। 4.5। चलो ठीक है। अब उसके बाद बात करते हैं कि ये सारी कहानी तो हो चुकी, ठीक है। अब बात करते हैं इवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म, है ना, कैसी लाइफ बनी है, ठीक है। तो हमने कहा कि बहुत सारे स्टोरी, है ना, बहुत सारी स्टोरी कंटिन्यू चलती रही है इवोल्यूशन को लेकर के, कि ये हुआ है, ये हुआ है, ये हुआ है, या अभी यही आगे चल करके कुछ रिलीजियस स्टोरी आएंगी, है ना। उस रिलीजियस स्टोरी के हिसाब से मैंने आपको एक ट्रिक बताया था, कैसे कि क्या कहा कि जितने जैसे जोड़ी बनी हुई है ना, रोमांटिक थोड़ी स्टोरी मैंने बताई थी कि जैसे जोड़ी बनी हुई है, जो जिसके साथ है वो उसी के साथ है, जो जिसके साथ है वो उसी के साथ है, उसी के साथ जोड़ी बनी हुई है, ठीक है। और जितनी जोड़ियां बनी हुई है उतनी ही है, मतलब जो सिंगल है वो सिंगल है, और जो कपल में है वो कपल में है, ठीक है। इसका मतलब जितनी जोड़ियां बनी हुई थी उतनी ही जोड़ियां बनी हुई है, मतलब ना तो कोई ब्रेकअप हो रहा है ना तो कोई पैचअप हो रहा है, ठीक है। और जिसके साथ बनी थी, मतलब अगर वो उसके साथ है तो परमानेंट उसी के साथ है, ठीक है। अच्छा, क्या सच बताओ, क्या ये चीज वाकई इस दुनिया में, संसार में ये चीज है, नहीं है ना। तो जब ये नहीं है तो फिर वो कहां से होगा, जब ये चीज नहीं है, दिमाग सोचो, जब ये चीज नहीं है तो फिर वो कहां से होगा, बात समझ आई। हाँ, तो ब्रेकअप और पैचअप तो बराबर हो रहे हैं। तो ये जो हमारी धार्मिक रिलीजियस स्टोरी है, रिलीजियस कहानी है, कि जो जैसे क्रिएशन किया गया है, गॉड ने जैसे बनाया है, भगवान ने, ईश्वर ने, अल्लाह ने जैसे बनाया है, खुदा ने, वो वैसे ही है। क्या ये सही है, नहीं, तो वेरिएशन कैसे दिख रहे हैं फिर। और जितने बनाए थे उतने ही बनाए, ना तो एक्स्ट्रा आए हैं ना तो एक्सटिंक्ट हुए हैं, ये तो गलत बात है। और जहां पे ये जोड़ियां बनी हुई है वो कितने साल पुरानी है, 4000 साल। क्या ये सही है, ये भी गलत है ना। मतलब यही है कि जितने ऑर्गेनिज्म बने थे पहले उतने ही ऑर्गेनिज्म है, और जैसे बने थे वैसे ही है, और जो धर्त है वो 4000, याद रहेगा ना। चलो अब उसके बाद बात करते हैं कि बट ये जो कहानी है, ये जो कहानी है कि
धार्मिक जो स्टोरियां चल रही हैं वो स्टोरी क्या कर गई, डिस्कार्ड कर दी गई। क्या डिस्कार्ड कर दी गई? कब? 19वीं सेंचुरी में। कब? 19वीं सेंचुरी। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, 19वीं सेंचुरी, ठीक है, क्योंकि पूछा जाएगा नीट वगैरह में, ठीक है। तो डिस्कार्ड कर दी गई क्या? 19वीं सेंचुरी में, ठीक है। किसके द्वारा? चार्ल्स डार्विन। किसके द्वारा? चार्ल्स डार्विन। हाँ, चार्ल्स डार्विन हमारे क्लासरूम में भी चार्ल्स डार्विन है, ठीक है। ये इनका नाम हमने रख दिया चार्ल्स डार्विन, ठीक है, अभिनव, है ना। हाँ, तो क्या है? चार्ल्स डार्विन। ये रिकॉर्डिंग पड़ी रहेगी यूट्यूब पे। जब भी तू कभी अपने दोस्तों के साथ मिलना हो ना, तो यूट्यूब पे दिखा जा रहा है, सर देखो ये मुझे मेरे बारे में बात किया जा रहा है, ठीक है। चलो, तो ये कहानी हो गई, ठीक है। तो हो जाओ तो अच्छी बात है, वायरल, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, वो शिप के थ्रू घूमने निकल गए द्वीपों पे, ठीक है। बोले अब बहुत हो गया, अब घूमते हैं, ठीक है। उन्होंने घर वालों ने जबरदस्ती बोला तुम जाओ यार, तुम बेकार हो, चार्ल्स डार्विन तुम बेकार हो, तुम कुछ नहीं करते हो, तो इसीलिए तुम जाओ घूमो, ठीक है। तो जाओ तुम घूमो, ठीक है। अब जब घूमने की बारे में आई तो उन्हें शिप दिया गया, ठीक है, HMS बीगल। क्या नाम था? HMS बीगल। फुल फॉर्म क्या है उसका? हिज मेजेस्टी शिप। क्या नाम है? हिज मेजेस्टी शिप, है ना। तो इसका नाम उसको दिया गया। फिर उन्होंने बोला गया एक काम करो तुम जाओ घूमो, ठीक है। और जब ये घूमे तो ये एक आइलैंड में पहुंचते हैं। वो देखते हैं कि यहाँ पे वेरिएशंस है पक्षियों में, जो चिड़िया है उनमें क्या है, वेरिएशंस है काफी ज्यादा, ठीक है। अब फिर वो ये भी बताते हैं कि देखो जो जितना है ना, जो जितना फिट होगा, ठीक है, वो उतने ज्यादा बच्चे पैदा करेगा। मतलब दबा के खाए और दबा के बच्चे पैदा करे, ठीक है। मतलब जो जितना फिट होगा वो उतना ज्यादा बच्चे पैदा करेगा, और जो जितना ज्यादा बच्चे पैदा करेगा वो उतना रिप्रोडक्टिव फिट होगा। क्यों? क्योंकि जितना ज्यादा बच्चे पैदा करेगा तो नेचर उन ज्यादा बच्चों में से उसी को सेलेक्ट करेगी, और जो सिलेक्शन होगा, जिसका सिलेक्शन होगा वो क्या करेगा, वही स्पीसीज राज करेगी, ठीक है। यानी कहने का मतलब कि नेचर उसी को सेलेक्ट करेगा जो फिट होगा, जो नेचर के द्वारा अकॉर्डिंग सही होगा, है ना। और वही रिप्रोडक्टिव फिटनेस, किसके बारे में डार्विन साहब ने रिप्रोडक्टिव फिटनेस के बारे में बात किया कि जो रिप्रोडक्टिव जितना बच्चे पैदा करेगा वही रिप्रोडक्टिव फिट होगा, और जो जितना रिप्रोडक्टिव फिट होगा नेचर उसी को सेलेक्ट करेगी। यानी यहीं से एक लॉ आता है, यहीं से एक नेचुरल सिलेक्शन की कहानी आती है। डार्विन साहब ने दिया था कि लॉ ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, और जो जितना फिट होगा नेचर उसी को सेलेक्ट करेगी। उसके बाद सेम टाइम पे उसी समय पे एक और साइंटिस्ट थे, कौन? अल्फ्रेड वैलेंस। कौन? वो भी सेम कंक्लूजन में पहुंचते हैं जैसा कि डार्विन साहब ने कहा था। वहीं पे कहानी आती है एडेप्टिव रेडिएशन की। किसके बारे में? एडेप्टिव रेडिएशन। मतलब तुम जहां हो, जैसे हो, वहीं पे अपने आप को ढाल लोगे, और जब ढाल लोगे तभी नेचर सेलेक्ट कर लेगी। अगर नहीं ढाल पाओगे तो नेचर तुम्हें रिजेक्ट कर देगी। इसीलिए कहते हैं कि चेंजेस जो है, ठीक है, परिवर्तन ही संसार का नियम है, और ये परिवर्तन के हिसाब से अपने आप को ढल जाना चाहिए, ठीक है। अगर ब्रेकअप हो जाए तो अपने आप को थोड़ा सा संभाल लेना चाहिए। ऐसा नहीं, यही नहीं बन जाना चाहिए कि नहीं अब वही चाहिए वही चाहिए। अब वो चली गई तो कहां चाहिए, ठीक है। अब वो चली गई तो कहां चाहिए, तो नहीं चाहिए ना, तो दूसरा देखो, फिर आ जाओ पढ़ाई करो, ठीक है। बात क्लियर है? अब यहीं पे कहानी नेक्स्ट आती है, क्या कि एविडेंस के बारे में बात करते हैं। अभी तक तो ये कहानी चली कि इवोल्यूशन बात किए जा रहे हैं, लेकिन हमने सब कह दिया कि इवोल्यूशन हो रहा है। लेकिन आप वही कहोगे सर इवोल्यूशन हो रहा है, ठीक है, लेकिन आप हमें दिखाओ तो सही, क्या कोई ऐसा एग्जाम्पल है जिससे हम ये पता कर सके कि इवोल्यूशन हुआ है? यस। क्या कोई ऐसा एग्जाम्पल है? यस। कौन है? फॉसिल्स, है ना। इसके अलावा एक और मैंने बताया था आपको, जो कि बर्ड्स और जो कि आपकी एम्फीबियंस और रेप्टाइल और बर्ड्स के बीच की कनेक्टिव लिंक है। कौन है बताइए? आर्क्योप्टेरिस। क्या? आर्क्योप्टेरिस, जो ये लिविंग फॉसिल्स है, मतलब ये फॉसिल मिली हुई है, एक्सटिंक्ट हो चुकी है, ठीक है। ये फॉसिल्स मिली हुई है जो कि ये आपके इंग्लैंड में, मतलब कहीं किसी जगह पे रखी हुई है ये फॉसिल शायद, ठीक है। तो इंग्लैंड में ही है, तो ये फॉसिल्स रखी हुई है। अब इस फॉसिल्स में क्या है, इसमें आपको रेप्टाइल्स के और बर्ड्स के दोनों के फीचर मिलेंगे, ठीक है। तो दिस इज द कनेक्टिव लिंक बिटवीन व्हाट, बर्ड्स एंड रेप्टाइल, एंड दिस इज द मिसिंग लिंक। क्यों? क्योंकि अब एक्सटेंड कर चुकी, अब नहीं है ना, तो दिस इज व्हाट, मिसिंग लिंक। नहीं आया समझ में? तो व्हाट इज द, हु इज द कनेक्टिव लिंक बिटवीन द बर्ड एंड रेप्टाइल? आर्क्योप्टेरिस। एग्जाम में बुक में डायग्राम बना हुआ आर्क्योप्टेरिस का, ठीक है। क्लियर है? अब यही पे फिर वही आते हैं कि एविडेंस क्या है। तो बेटा एविडेंस है फॉसिल्स। क्या है? फॉसिल। अच्छा, फॉसिल की स्टडी को क्या कहते हैं? पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस। क्या है? पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस। पैलेंटोलॉजी कहते हैं फॉसिल की स्टडी को, और उससे जो रिलेटेड एविडेंस उसको क्या बोलेंगे? पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस। राइट, याद है? क्या बोलेंगे? पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस। अब ये जो अब बात ये है कि जैसे जैसे धरती जो है हमारी
जैसे जैसे हमारे धरती पे धरती की लेयर जो है सेडिमेंट्री लेयर है, ठीक है। तो जैसे जैसे हमारे जैसे जैसे एरा बीतते जाएंगे, जैसे जैसे हमारे धरती के पीरियड्स बीतते जाएंगे, जिससे टाइम बीतता जाएगा, तो वैसे वैसे ये जो हमारी धरती की लेयर है वो दूसरे दूसरे लेयर के एक ऊपर एक लेयर बनती जाएगी। और अगर इस लेयर में जो फॉसिल्स मिल रहे हैं वो उस फॉसिल्स होते क्या है पहले, तो इज द डेड रिमेनेंस ऑफ द हार्ड पार्ट, द डेड रिमेनेंस ऑफ द हार्ड पार्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म, ठीक है, या फिर बॉडी, ठीक है, बात समझ आ गई। तो ये जिस लेयर पे मिल रहे हैं, अगर इसके ऊपर कोई एक लेयर और आ गई, और ये इसका मतलब ये इस समय इस लेयर की इस समय जो है, ये जो लेयर है धरती की, इस समय ये इस लेयर है, ठीक है, मतलब इस समय का लेयर है, तो ये क्या है, मतलब ये पता चलेगा कि इस समय से रिलेटेड है। तो इसमें जो भी ऑर्गेनिज्म मिलेंगे, जो भी फॉसिल्स मिलेंगे, उसमें ये पता चलेगा कि ये जो फॉसिल्स है वो उस एरा, उस पीरियड, उस इपॉक के टाइम के हैं। नहीं समझ आया? और जो फॉसिल ऊपर मिल रहे हैं वो सबसे रिसेंट फॉसिल है, और जो सबसे नीचे मिल रहे हैं वो सबसे ओल्डेस्ट फॉसिल्स है। नहीं समझ आया? ठीक है। अब फॉसिल्स के बहुत टाइप होते हैं, बट इतना एडवांस आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस इतना जानिए कि हाँ ऐसा होता है, ठीक है। अब ये तो कहानी है कि रिलेटिव, हम रिलेटिव स्टडी कर रहे हैं कि कौन सी फॉसिल रिसेंट है, कौन सी फॉसिल ओल्ड है। लेकिन अगर पूछा जाए कि हम एक्यूरेट कैसे पता लगाएंगे, तो जैसे मान लीजिए कोई पत्थर है, ठीक है, कोई चट्टान है, ठीक है, तो हम ये देखते हैं कि उसमें कार्बन की अमाउंट कितनी बची हुई है, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं कार्बन डेटिंग, ठीक है। अब ये रेडियो एक्टिविटी में आप पढ़ेंगे फिजिक्स में, ठीक है। कार्बन डेटिंग हम देखते हैं, कार्बन डेटिंग से हम ये पता लगाते हैं कि ये जो ऑर्गेनिज्म है, क्योंकि धीरे धीरे ग्लूकोज है आपके बॉडी में, ठीक है, तो ये सब धीरे धीरे क्या होते रहेंगे, इनका क्षरण होता रहेगा, ये धीरे धीरे डिकम्पोज होते रहेंगे। तो कितना बचा हुआ है और पहले कितना रहा होगा, इस हिसाब से हम एक रेशियो निकालते हैं और हमें ये पता चलता है बेटा कि कार्बन जो है वो कितने है, ठीक है। तो उस हिसाब से हम पता लगाते हैं कि ऑर्गेनिज्म कितना पुराना होगा। तो दिस इज कॉल्ड व्हाट, दिस इज व्हाट, पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस, यानी कार्बन डेटिंग, ठीक है। कार्बन डेटिंग से हम पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस पता लगाते हैं, राइट, ठीक है। क्लियर है कहानी, क्लियर है। अब इसके बाद हम ये भी बात करते हैं, अब इसके बाद और भी बात करते हैं एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस। क्या है? एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस। एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस में ये कहानी कही जाती है अर्नेस्ट वॉन, ठीक है, किसने? अर्नेस्ट हैकल। किसने? अर्नेस्ट हैकल। तो अर्नेस्ट हैकल ने बेटा, ठीक है, इन्होंने क्या दिया, इन्होंने एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस दिया, ठीक है। एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस के अकॉर्डिंग क्या है, क्योंकि आप देखे होंगे इवोल्यूशन के हिसाब से, आपने 5 किंगडम भी पढ़ा है, आपने एनिमल किंगडम भी पढ़ा है। एनिमल किंगडम में आपने पढ़ा है कि पोरीफेरा, सीलेंट, टेट्रा, टेनोफोरा, प्लेटी, एल्मेंथिस, एस्केल्मेंथिस, एनालिड्स, ठीक है, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा, ठीक है। अब कॉर्डेटा में भी जब आप जाएंगे तो उसमें आपको देखने को मिलेगा कि वर्टिब्रेटा जो है, उस वर्टिब्रेटा में फिश, एम्फीबियंस, जो कि रेप्टाइल, बर्ड और मैमल ऐसे करके आते हैं, ठीक है। फिश, एम्फीबियन, रेप्टाइल, बर्ड्स और मैमल। तो यानी जो मैमल है वो किससे इवॉल्व हुआ है? बर्ड्स से। बर्ड्स किससे इवॉल्व हुए हैं? रेप्टाइल से, ठीक है। तो इस तरीके से ये सब एक तरीके से इवॉल्व हुए हैं सारे कुछ, है ना। तो जब अब ह्यूमन के एम्ब्रियो को देखेंगे तो सबसे पहले वो फिशेस की स्ट्रक्चर बनेगी, ठीक है, सबसे पहले फिशेस की स्ट्रक्चर बनेगी, उसके बाद आपकी एम्फीबियंस की बनेगी, ठीक है, फिर रेप्टाइल्स वाली स्ट्रक्चर बनेगी। तो यानी जो ह्यूमन की जो एम्ब्रियो है, वो ह्यूमन की एम्ब्रियो क्या कर रही है, उनकी एम्ब्रियो में इस फिशेस के, मतलब ये जो स्ट्रक्चर है जिनसे हम इन्वॉल्व हुए हैं, उनके स्ट्रक्चर देखने को मिल रहे हैं इनके एम्ब्रियो में, उनकी स्ट्रक्चर, उनकी संरचना बन रही है, ठीक है। तो अर्नेस्ट हैकल साहब ने ये बताया कि देखो ऐसा है कि ये जो स्ट्रक्चर बन रही है, इससे हमें कहीं ना कहीं इवोल्यूशन के हिसाब से हमें आइडिया मिलता है कि इवोल्यूशन हुआ है, ठीक है, इवोल्यूशन हुआ है। ये चीज हमें पता लगती है, क्यों? क्योंकि ह्यूमन के एम्ब्रियो में ये सारे फेजेस चल रहे हैं। इसका मतलब ह्यूमन भी ऐसे ही बना होगा, ह्यूमन भी इवॉल्व हुआ है, ठीक है। तो ये हमारे अर्नेस्ट हैकल साहब कहते हैं, बट इसी को डिस्कार्ड कर देते हैं, इस एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस को डिस्कार्ड किया जाता है वॉन वेयर के द्वारा, ठीक है, ठीक है, कॉल वॉन वेयर के द्वारा इनको डिस्कार्ड कर दिया जाता है। इनको ये बोला जाता है कि सुनो, देखो फिशेस में जो आप कह रहे हो कि एम्ब्रियो में गिल्स मिल रही है, बट गिल्स जो है वो किसके लिए इफेक्टिव है, किसके लिए इंपॉर्टेंट है? फिशेस के लिए। वो फिशेस के में फंक्शनल है, ह्यूमन में फंक्शनल नहीं है। फेरेंजियल गिल स्लिट्स मिलती है, वो कैरेक्टरिस्टिक्स है कॉर्डेटा की। फेरेंजियल गिल स्लिट्स मिल रही है, आपने 11th पढ़ा होगा, तो फेरेंजियल गिल स्लिट्स इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कॉर्डेटा, बट ये ह्यूमन में एडल्ट स्टेज में नहीं है। तो जो स्ट्रक्चर अगर एडल्ट स्टेज में होती तो हम मानते कि ये सही है, बट ये एम्ब्रियो में आ रही है, बट गिल्स एम्ब्रियो में आ रही है, बट ये गिल्स तो फिशेस में फंक्शन है। अगर यही चीज एनिमल में भी होता तो हम ये चीज मानते। तो कह रहा है, इनका कहने का ये मतलब है कि देखो अडल्ट में ये चीज नहीं आ रही है, अडल्ट में आती तो हम इसको मानते, तो इसीलिए इसको डिस्कार्ड कर दिया गया वॉन वेयर के द्वारा।
तो अर्नेस्ट हैकेल ने ये दिया था और वॉन वेयर ने इसको डिस्प्रूव कर दिया कि नहीं ये गलत है, ठीक है। तो इस एविडेंस को हटा दिया गया, ठीक है। एक बार एम्ब्रियोलॉजिकल लाइन पढ़िए जरा। Embryological support for evolution was proposed by Ernest Haeckel. यस, किसने दिया था? अर्नेस्ट हैकेल। प्लीज बेटा याद रखना, इम्यूनोलॉजिकल सपोर्ट के एविडेंस किसने दिए थे? अर्नेस्ट हैकेल। किसने दिया था? अर्नेस्ट हैकेल। निशान लगाओ, इंपॉर्टेंट है। Based upon the observation of certain features during embryonic stage common to all vertebrates. यस, द एम्ब्रियोनिक स्टेज, इंपॉर्टेंट निशान लगाओ कि एम्ब्रियोनिक स्टेज जो है वो सारे मैमल्स में क्या है? कॉमन है। मतलब सब कुछ आपको दिखाई दे रहा होगा कि फिशेस की बन रही है, एम्फीबियंस की बन रही है, रेप्टाइल्स की बन रही है। मतलब ये जो एम्ब्रियोनिक स्टेज है वो सब में कॉमन है, सब बनते ही आ रहे हैं, ठीक है। ह्यूमन सब बाद में बन रहा है। तो इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये सही है कि जो कि इवोल्यूशन हुआ होगा, बट यही वॉन वियर साहब ने रिजेक्ट कर दिया, बोला ना। अडल्ट में नहीं दिख रही है ना, अडल्ट में तो नहीं दिख रही है। तुम्हारे में गिल्स है? नहीं है। तुम्हारे में लंग्स है। तो ये चीज अगर गिल्स होती अडल्ट फेज में तब हम मान लेते हैं, ठीक है। चलो, That are absent in adults. For example, the embryos of all vertebrates, including human, develop a row of vestigial gill slit just behind the head, but it is a functional. हाँ, जस्ट बिहाइंड द हेड। मिसाल लगाओ, कहां पे है वेस्टिजियल गिल्स है? मिसाल लगाइए। But it is a functional organ only in fish and हाँ। not found in any other adult vertebrate. हाँ, एडल्ट वर्टिब्रेट में नहीं मिल रहा है। However, this proposal was disapproved on carefully study performed by Carl Ernest Wien. हाँ, किसने द्वारा? कार्ल अर्नेस्ट वॉन वेयर। तो इनमें भी अर्नेस्ट है, वहां पे भी अर्नेस्ट, ठीक है। अर्नेस्ट हैकेल ने दिया था, जबकि कार्ल अर्नेस्ट वॉन वेयर ने डिस्प्रूव कर दिया था। याद रहेगा ना? हाँ, चलो। He noted that embryos never pass through the दिस इज इंपॉर्टेंट लाइन। ही नोटेड दैट एम्ब्रियो जो है वो कभी एडल्ट में पास नहीं कर रही है। stages of the other animals. Comparative anatomy and अब रुक जाओ, देखिए अब हम एनाटॉमी और एनाटॉमी का स्टडी करेंगे, है ना, मॉर्फोलॉजी स्टडी करेंगे। तो जैसे मैंने बताया कि अब यहां पे बात आ रही है कि आपके जो है होमोलॉगस और एनालॉगस ऑर्गन के बारे में। तो होमोलॉगस ऑर्गन क्या होता है बेटा? पढ़ा दिया, ये सब सारी चीजें रिवाइज चल रही है, ठीक है, रिवीजन है। तो होमोलॉगस क्या है? होमोलॉगस वो है जिसकी ओरिजिन क्या हो? कॉमन हो, ओरिजिन सेम हो, जिसकी ओरिजिन क्या हो? सेम है ना। और फंक्शन क्या है? फंक्शन क्या है? डिफरेंट है। फंक्शन क्या है? डिफरेंट है, राइट? क्लियर है बेटा? ठीक है। तो ये क्या होंगे? ये क्या होंगे? ये होमोलॉगस। दिस इज व्हाट? होमोलॉगस। दिस इज व्हाट? होमोलॉगस, राइट? अब जबकि अगर मैं बात करूं यही उल्टा, ठीक है, क्या हो गया? ओरिजिन, origin different होगा, function हाँ, ओरिजिन डिफरेंट होगी और फंक्शन सेम। फंक्शन क्या होगा? सेम। अगर ऐसा हो रहा है बेटा, अगर ऐसा हो रहा है तो ये क्या है? एनालॉगस। बताओ, एनालॉगस। दिस इज व्हाट? एनालॉगस, राइट? अब देखो इनके ओरिजिन सेम है। जैसे मान लो ये चीज है, ठीक है, तो ये यहीं से उठ रहा है, ठीक है, मतलब यहीं पे सब कुछ बन रहे हैं। तो अब ये कुछ और काम कर रहे हैं, ये कुछ और काम कर रहे हैं, ये कुछ और, जैसे तुम ही लोग हो, ठीक है। तो आप लोग इसी जगह पे आप लोग क्या कर रहे हो? आप लोग इस जगह से अभी पढ़ रहे हो यहाँ पे, आगे चल कर कोई डॉक्टर बनेगा, है ना, कोई जो है कि कैटरिंग में जाएगा, है ना, कोई जो है कि यहाँ पे गुंडा उंडा बन जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब पढ़ तो यही से रहे हो, लेकिन सब जा अलग अलग जगह पर रहे हो, सबके फंक्शन अलग हो जाएंगे, आगे चल के काम सबके अलग हो जाएंगे, ठीक है। तो जब ऐसा होगा तो ये क्या है? दिस इज होमोलॉगस। क्या है? होमोलॉगस। और ये क्या हो रहा है? देखो ये कैसे रेज निकल रही है? डाइवर्ज। तो होमोलॉगस इज ऑलवेज व्हाट? डाइवर्जेंट। क्या है? नहीं समझ आया? तो दिस इज व्हाट? डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। अब ओरिजिन सबके डिफरेंट है बट फंक्शन सेम है। देखो यहाँ पे फंक्शंस क्या किया था मैंने? ये फंक्शन है ना, ये फंक्शन है ना बेटा, नहीं आया समझ में? ये फंक्शन है और यहाँ पे ओरिजिन कर दिया हमने। तो ओरिजिन क्या है? अब ये ओरिजिन क्या है? डिफरेंट है। तो हमने मान लो ओरिजिन को अलग अलग बना दिया, नहीं आया ओरिजिन। बताइए डाइवर्जेंट की स्पेलिंग। ठीक है, चलिए। तो अब देखो ये ओरिजिन है, ओरिजिन को मैंने रेड से किया था, ओरिजिन हो गया रेड से। अब फंक्शन कैसे किया है हमने? ब्लैक से। तो फंक्शंस क्या है इनके सबके? तो ये ब्लैक कर लो। तो देखो ये क्या हो गया? ये रेज कैसी आ रही है? कन्वर्ज हो रही है ना। तो दिस इज व्हाट? कन्वर्जेंट। कन्वर्जेंट। दिस इज व्हाट? कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। नहीं समझ आया? तो ये क्या है? दिस इज व्हाट? कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। दिस इज द, इसमें फंक्शंस क्या है? सबके सेम है और डिफरेंट है।
तो ओरिजिन क्या है सबके डिफरेंट है, जबकि फंक्शन क्या है सबके सेम है। और जैसे आप लोग हो यहाँ पे, ठीक है, आप लोग पढ़ यहीं पे रहे हो लेकिन अलग अलग जगह से आए हो, ठीक है, तो अलग अलग जगह से यहाँ पे आकर बैठ गए, तो अलग अलग जगह से आकर के यहाँ बैठे हो तो सब लोग इकट्ठे हो गए ना, तो दिस इज व्हाट, ये कैसे हो रहा है, तुम लोग कन्वर्ज हो रहे हो यहीं पे, है ना, तो दिस इज व्हाट कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, ठीक है। अब जैसे होमोलोगस के एग्जांपल की बात करूं तो जैसे जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं, है ना, जितने मैमल्स हैं, नॉट वर्टिब्रेट्स, बढ़िया से आप और अच्छे से कहिए मैमल्स, है ना, तो जितने भी मैमल्स हैं इनके जो अपर लिम्ब है, ठीक है, इनकी जो अपर लिम्ब है, इनके अपर लिम्ब के जो हड्डियां है, अच्छा हड्डी कौन सी है, ये वाली कौन सी है, ह्यूमरस, कौन सी है, ये चाचा कौन सी है, हाँ मान्य तुम भी बोलो, ह्यूमरस, हाँ आवाज आनी चाहिए कैमरे में, लगना चाहिए कि मान्य नाम की लड़की पढ़ रही है इसमें, ठीक है। ये कौन सी है, ह्यूमरस, हाँ ये रेडियस और अल्ना, कौन, रेडियस और अल्ना, और ये कौन सी होगी बताओ, कार्पेल, क्या, कार्पेल, ये मेटाकार्पल, और ये फैलेंजेस, ये फैलेंजेस, नहीं समझ में आया, बताओ ये कौन सी है, ह्यूमरस, कौन सी, जरूर बोलो, एक बार और, नहीं सुनते, कम सुनते हैं, और ये कौन सा है, दोनों बोलो, अच्छा अच्छा जोर से बोलो, रेडियस, 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 यहाँ पे कार्पल, क्या, कार्पल लूटियम में बहुत मारे में पड़ा का, कार्पस लूटियम पता नहीं कहां से भाग खा गया ये क्या, अच्छा ये क्या है, कार्पल, क्या, कार्पल से कुछ और याद आ रहा है, फ्लावर में पड़ा था ना, हाँ ये क्या है, और ये मेटाकार्पल, ये फैलेंजेस, तो ये कौन सा है, ये रेडियस अल्ना, क्या, रेडियस अल्ना, फिर से बोलो, फिर से बोलो, जोर से बोलो, एक बार और, कम सुनते हैं, याद है, और ये क्या, 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 फिर से बोलो, ये जोर से बोलो, क्या, ये फिर से बोलो, ये जोर से बोलो, फिर से बोलो, ये बताओ, नहीं आता है, ये बताओ, ये बताओ, ये बताओ, ये याद हो गया, वेरी गुड। तो जितने भी मैमल हैं इनके जो अपर लिम्ब हैं, ठीक है, जैसे मैमल में हम हो गए, ठीक है, जैसे मैमल में हम हो गए, उधर से दो को कर दो, ठीक है, दोनों दे दो। तो रेडियस अल्ना में कौन, जैसे अगर मैमल की बात करूं तो ह्यूमन हो गया, ठीक है, कौन हो गया, ह्यूमन, और कौन मैमल है, टाइगर, टाइगर भी है ना, और कौन है, डॉल्फिन, ठीक है, और कौन है, बैट। तो इन सबके जो अपर लिम्ब है, नहीं आया समझ में, इन सबके जो अपर लिम्ब है, इन सबके अपर लिम्ब में सारी हड्डियां वही है जो आप में है, कौन कौन से बताओ, ह्यूमरस, रेडियस अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फैलेंजेस, फिर से बोलो, ह्यूमरस, रेडियस अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फैलेंजेस। इधर आओ, टाइगर में भी यही मिलेगा, बैट में भी यही मिलेगा, और वेल है ना, डॉल्फिन, ठीक है, डॉल्फिन है कि वेल है, वेल है, डॉल्फिन भी मैमल ही है, ठीक है, चीता है, अरे नहीं बोलते, टाइगर बोलते, हाँ टाइगर बोले बहुत मारेंगे वही है, हाँ अरे शांत हो जा, ठीक है, तो चीता है, ठीक है, हाँ, अब बैट अंग्रेजी बोल दे, ठीक है, हाँ टाइगर, बैट, ठीक है, और टाइगर, बैट, और चीता है, लिपर्ड, लेपर्ड ना, लेपर्ड ना, सही है ना, क्या है, चीता की लेपर्ड, चीता, हिंदी बोलो यार, खत्म करो, नहीं उसको हिंदी इंग्लिश चीता ही बोलते हैं। अच्छा यही बोलते हैं, चलो भैया ठीक है, अरे ठीक है, आगे बताओ कौन कौन सा है, मैन, रुक जाओ, मैन है, चीता है, बैट है, एंड वेल। तो मैन है, चीता है, वेल है ना, वेल है और बैट है, यही है ना, मैन, चीता, वेल, बैट। चलो आओ, तो ठीक है, ये सारे हैं, इनमें सारी हड्डियां क्या होंगी, रेडियस, ह्यूमरस, रेडियस अल्ना, याद है ना, कम से कम यही देखना था, ये क्या है, सर गलती करके बाद आप देखना था, गलती कर लेते फिर ना, इंडियन टीचर्स चलो ये क्या है, तो इन सब में
ओरिजिन यही है, बोन यही है, लेकिन हमारा काम क्या है, किसी चीज को होल्ड करना। जो मैमल है, हम ह्यूमन है, तो इनमें क्या है, होल्ड करते हैं, ठीक है। बट अगर इसके अलावा और हम आपसे बात करें तो चीता है ना, वो क्या करता है, दौड़ने का काम करता है, ठीक है। अगर मैं बात करूं वेल की, तो क्या काम करेगा, ये स्विमिंग का काम करेगा, ठीक है। बैट का काम करेगा, होल्ड पकड़ने का, फ्लाइंग का काम करेगा, ठीक है ना। तो इनके सबके फंक्शंस क्या है, देखो अलग अलग है। फंक्शंस क्या है सबके, अलग अलग है। बात समझ में आ रही नहीं आ रही, सबके फंक्शंस तो अलग है, बट सारे बोन्स वही है, राइट। बात समझ आ गई। तो ये क्या है, ये होमोलॉगस। अब देखो सब अलग अलग फंक्शंस कर रहे हैं ना, सब अलग अलग फंक्शंस कर रहे हैं ना, तो दिस इज व्हाट, कौन सा, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। कौन सा, नहीं आया, आ गया। क्लियर है। Yes, sir. अब बात करते हैं एनालॉगस में, किसकी, एनालॉगस। अब तो देखो ये तो एनिमल में आ गई। अब प्लांट में कैसे होमोलॉगस है, प्लांट में होमोलॉगस क्या है। देखिए प्लांट में, अभी देखिए प्लांट की मैं आपसे बात करूं तो प्लांट में आते हैं आपके टेंड्रिल्स और थॉर्न, ठीक है। तो जो टेंड्रिल्स है ना, बोगनविलिया, ठीक है, और कुकुरबिटा। तो कुकुरबिटा में थॉर्न और बोगनविलिया में टेंड्रिल्स, ठीक है। अब कुकुर को देखकर तुम लोग मेरी तरफ ना देखो, ठीक है, नहीं सर, आप तो उल्टा बोल रहे हैं। ठीक है। कुकुरबिटा में टेंड्रिल्स है और बोगनविलिया में थॉर्न। तो बोगनविलिया में जो थॉर्न है और जो कुकुरबिटा में जो टेंड्रिल्स है, ये दोनों ही, ठीक है, मॉडिफिकेशन है ऑक्सिलरी बर्ड के। किसके, ऑक्सिलरी बर्ड के। किताब में मत देखो, पहले इधर देखो, ठीक है। ये दोनों मॉडिफिकेशन है किसके, ऑक्सिलरी बर्ड के। अब ये जो दोनों मॉडिफिकेशन है ऑक्सिलरी बर्ड के, बट इनके दोनों के फंक्शंस अलग अलग है। जो बोगनविलिया में जो टेंड्रिल्स है, थॉर्न, ठीक है, जो बोगनविलिया में जो थॉर्न है, थॉर्न का हथौड़ा जैसे, नहीं इस बार चेक नहीं कर रहा था, अच्छा थॉर है वो, चलो तो थॉर्न, ठीक है। तो जो बोगनविलिया में क्या है, थॉर्न। तो थॉर्न का काम क्या है, प्रोटेक्शन का। थॉर्न का काम क्या है, प्रोटेक्शन। जबकि आपकी जो टेंड्रिल्स है कुकुरबिटा में, है ना, तो इसका काम क्या है, सपोर्ट का काम है, क्योंकि जब ये ऊपर की तरफ चढ़ेगी तो इसको सपोर्ट चाहिए, ठीक है। तो ये दोनों जो है वो किसके मॉडिफिकेशन है, ऑक्सिलरी बर्ड के। तो ओरिजिन तो सबका वही है मॉडिफिकेशन, बट एक का फंक्शन है प्रोटेक्शन और एक का फंक्शन है क्या, सपोर्ट। एक का फंक्शन है सपोर्ट। तो बेटा अब दोनों कहानी में बता दे रहा हूं, क्या दोनों। तो एक आपकी, अगर मैं इनकी बात करूं तो बताइए, तो ये जो आपकी कौन से होमोलॉगस ऑर्गन है, ठीक है, होमोलॉगस ऑर्गन की मैं आपसे बात करूं तो होमोलॉगस एनिमल में भी है, प्लांट में है ना। तो दोनों पड़ेगा, एनालॉगस भी एनिमल में है, प्लांट में है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं आपसे होमोलॉगस, किसकी, होमोलॉगस। तो होमोलॉगस ऑर्गन की अगर मैं आपसे बात करता हूं, होमोलॉगस की, ठीक है, होमोलॉगस की, तो होमोलॉगस में कौन कौन से प्लांट भी आएंगे और एनिमल भी, प्लांट और एनिमल। तो प्लांट में, एनिमल की अगर मैं बात करूं तो आपको क्या दिया गया है, आपके अपर लिम्ब, क्या, अपर लिम्ब, फिर से बोलो, अपर लिम्ब। अपर लिम्ब किसमें किसमें, इन मैमल, है ना, इन मैमल्स, यही लिख दे रहे हैं, ठीक है। आज आपकी प्लांट्स की बात करें तो क्या, थॉर्न एंड टेंड्रिल्स, थॉर्न एंड टेंड्रिल्स, ठीक है। तो थॉर्न किसमें मिलेगा आपका, बोगनविलिया में, बोगन लिख देना अपना, और टेंड्रिल्स किसमें मिलेगा आपको, कुकुरबिटा, ठीक है, कुकुर, ठीक है, जो भी स्पेलिंग अपना देख लेना, ठीक है। तो थॉर्न किसमें मिल रहा है, बोगनविलिया में। अच्छा इसका फंक्शन क्या है, थॉर्न का फंक्शन क्या है, प्रोटेक्शन, क्या, प्रोटेक्शन, ठीक है। और जबकि इसका टैपेटम का फंक्शन वो होता है ना, प्रोटेक्शन और वो न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करना। टैपेटम का, हाँ, ज्यादातर फंक्शन उसका न्यूट्रिशन को प्रोवाइड करता है, ठीक है, मल्टी न्यूक्लियोटाइड कंडीशन होती है ना, ठीक है। टेंड्रिल्स सपोर्ट, वेरी गुड। तो देखो दोनों ओरिजिन सेम है। किसकी ओरिजिन है, ये दोनों किसके ओरिजिन है, ऑक्सिलरी बर्ड, किसकी, ऑक्सिलरी बर्ड। तो ऑक्सिलरी बर्ड से है, बट इनका फंक्शन एक का सपोर्ट है, एक का प्रोटेक्शन है, राइट, ठीक है। अब देख लेना स्पेलिंग जो भी हो, ठीक है ना, क्लियर है कहानी। तो ये है होमोलॉगस और एनालॉगस। तो होमोलॉगस समझ में आ गया। अब एनालॉगस क्या होता है, इसका अपोजिट, ठीक है। रीडिंग लगाना जरा, होमोलॉगस तक लगाओ पहले। Such similarity can be interpreted to understand whether common ancestors were shared or not. For example, whales, bat, cheetah. क्योंकि सुनो, स्टार्टिंग में डार्विन साहब ने अभी ये बताया है कि जो स्पीसीज है वो सिमिलरिटीज को शो कर रहे हैं, उनसे भी सिमिलरिटीज शो कर रहे हैं जो आज है, और उनसे भी सिमिलरिटीज शो कर रहे हैं जो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। डार्विन साहब ने यही बताया ना देख के, है ना। तो वही कह रहा है कि क्या सच में ऐसा हो रहा है, क्या कोई ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से सिमिलरिटीज शो कर रहे हैं क्या, ठीक है। पढ़िए। For since
All mammals share same similarities. ऑल मैमल निशान लगाओ यहाँ पे, ऑल मैमल्स। अब मैमल्स में जो बता रहा है, ऑल वर्टिब्रेट मत कर देना क्योंकि यहीं पे चेंज हो जाएगा, गलती हो जाएगी तुरंत। Share similarities in the हालांकि नो डाउट वर्टिब्रेट्स तो है ही, बट मैमल यहाँ पे एनसीईआरटी के हिसाब से परफेक्ट है, तो आप मैमल ही बोलेंगे, ठीक है। share similarities in the pattern of bones of forelimbs. Though these forelimbs perform different functions in these animals, they have similar anatomical structure. All of them have humerus, radius, ulna, carpal, निशान लगाइए, and phalangeus निशान लगाइए। in their forelimbs. Hence, in these animals, the same structure developed along the different direction due to adaptation to different needs. This is divergent. क्यों हो रहा है ऐसा, क्यों हो रहा है ये, क्यों डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस कर रहे हैं? क्योंकि उनके नीड डिफरेंट है ना, उनको वहां पे रिक्वायरमेंट डिफरेंट है, और यही आगे चल करके क्या बन जाएगा, एडेप्टिव रेडिएशंस। अभी हम बताएंगे आपको एडेप्टिव रेडिएशन के बारे में, चलिए। And these structures are homologous. आगे Homology indicates common ancestry. बता दिया, होमोलॉजी क्या है, कॉमन एंसेस्ट्री है। तो कॉमन एंसेस्ट्री होगी तो, क्योंकि कॉमन एंसेस्ट्री और फंक्शन अलग अलग हो रहे हैं, तो ये कहां की तरफ जा रहे हैं, डाइवर्जेंट की तरफ। तो होमोलॉजी किस क्या बता रही है, डाइवर्जेंट। तो इसको मैंने एक ट्रिक भी बताई थी आपको, कौन सा, एसडी और एसी, है ना। एसी में बैठ के आप मूवी देख रहे हो, ठीक है, कौन सा, कोई भी मूवी देख लो, आपका मन है, ठीक है। फिलहाल चलो, Other examples are vertebrates, heart or brain. हाँ, वर्टिब्रेट्स के हार्ट्स और ब्रेन, ठीक है। तो ये किसके एग्जांपल हो रहे हैं बेसिकली, पढ़िए। In plant also the thorn and tendrils of the bougainvillea Bougainvillea. and cucurbita represent homology. हाँ, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, होमोलॉजी। भी बताया ना ये। Yes. Homology is based on the divergent evolution, whereas analogy refers to the situation exactly opposite. हाँ, दोनों क्या है, अपोजिट। चलिए, Wings of butterfly. पढ़ गया नहीं? Wings of butterfly. नहीं तो अब Analogous. यहाँ पर होमोलॉगस तक आप यहीं तक करते हैं, ठीक है। बाकी नेक्स्ट क्लास में हम फिर से आगे फर्दर पढ़ेंगे, ठीक है। चलो अभी बाकी बैठो, 10 मिनट अभी और रिवाइज करेंगे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, ठीक है। बाकी जिनको जाना है जा सकता है, ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है, ठीक है।